accumulation of excess fluid in the intestinal space is called। आंतों की जगह में अधिक तरल पदार्थ का जमाव होने को क्या कहा जाता है? इन्फ्लामेशन, इफ्यूजन, एडिमा, स्वेलिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इफ्यूजन या रिसाव एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें पेरिटोनियल कैविटी जो कि आंतों की जगह होती है उसमें फ्लूइड का जमाव होने लगता है, इसी को इफ्यूजन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंतों की जगह उदर गुहा या पेरिटोनियल कैविटी में अधिक तरल पदार्थ के जमाव को इफ्यूजन कहा जाता है। यह चिकित्सा शब्द शरीर की किसी कैविटी जैसे उदर गुहा, फेफड़ों के आसपास की गुहा में तरल पदार्थ के असामान्य जमाव को दर्शाता है। आंतों के आसपास की उदर गुहा में इस स्थिति को पेरिटोनियल इफ्यूजन कहते हैं। इससे संबंधित एक हम लोग फिगर भी देखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेरिटोनियल कैविटी में एक्सेस फ्लूइड आने के कारण इसमें इफ्यूजन की समस्या देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नॉर्मल है और यहाँ पर ये एबनॉर्मल एक्सेस फ्लूइड यहाँ पर एकत्रित हो गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज। बड़ी आंत की लंबाई होती है 2 फीट, 5 फीट, 3 फीट या 4 फीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 5 फीट। जो बड़ी आंत होती है यह 1.5 मीटर मीन्स 1.5 मीटर या 5 फीट लंबी होती है और यह एनस तक फैली होती है। इसके यदि हम लोग पार्ट की बात करें तो बड़ी आंत में सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल इसमें ये शामिल होती हैं। जिसमें जो कोलन वाला भाग होता है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सिग्मॉइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन। और छोटी आंत से यदि हम लोग इसकी कंपैरिजन करें, बड़ी आंत की छोटी आंत से कंपैरिजन करने पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर छोटी आंत होती है इससे मिली होती है। कंपैरिजन करने पर देखेंगे कि जो छोटी आंत होती है 6-7 मीटर लंबी होती है और जो बड़ी आंत होती है वह छोटी आंत की तुलना में काफी कम होती है, क्योंकि जो बड़ी आंत की लंबाई है मात्र 1.5 मीटर है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। अब बड़ी आंत का जो मुख्य काम होता है पानी है और इलेक्ट्रोलाइट से इनको अवशोषित करना, और अवशिष्ट पदार्थ हैं जो अपचित पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ जो जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया है उनको मल के रूप में बाहर निष्कासित करना। तो इस प्रकार से यह बड़ी आंत के मुख्य कार्य भी हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीकम, कोलन एंड रेक्टम आर ए पार्ट ऑफ। सीकम, कोलन और रेक्टम किसका हिस्सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, प्लूरल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी। तो अभी हाल ही में आपको बताया गया है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यह 1.5 मीटर या 5 फीट लंबी होती है और छोटी आंत की तुलना में यह छोटी होती है। इसका जो पार्ट होते हैं 4 इसके बड़े हिस्से होते हैं कि जैसे कि सीकम हो गया, कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, इसमें प्रमुख हिस्सा होते हैं। अब इसमें जब बात करें सीकम, कोलन और रेक्टम तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सभी बड़ी आंत के भाग हैं। इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लार्ज इंटेस्टाइन हैज ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट। निम्न में से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है? सीकम, असेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन या जेजुनम। तो इसमें जो बड़ी आंत का भाग नहीं है इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर सीकम है,
सिग्मॉइड कोलन है और असेंडिंग कोलन है, यह सभी बड़ी आंत के भाग होते हैं, जबकि जो जेजिनम होता है यह छोटी आंत का भाग होता है। इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन द पेल्विक कैविटी इज, निम्न में से कौन सा अंग पेल्विक गुहा में नहीं होता है? रेक्टम, ट्रांसवर्स कोलन, फैलोपियन ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन यह बड़ी आंत का एक ऐसा पार्ट होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि बड़ी आंत इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से बड़ी आंत का एक स्ट्रक्चर है। तो बड़ी आंत में ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। तो आप देख सकते हैं यह हमारे शरीर में ट्रांसवर्सली रहती भी है। तो ये जो बड़ी आंत का ट्रांसवर्स कोलन वाला हिस्सा है यह एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, ना कि इसमें पेल्विक कैविटी में। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसवर्स कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। पेल्विक कैविटी कंसिस्ट्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। पेल्विक कैविटी में निम्न में से कौन सा अंग होता है? स्टमक, डायाफ्राम, सिग्मॉइड कोलन या एल्वियोलाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिग्मॉइड कोलन। यह एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है, एक ऐसा पार्ट होता है कोलन का, बड़ी आंत का, जो कि पेल्विक कैविटी में रहता है। शेष यहाँ पर जैसे और भी ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे कि स्टमक है, डायाफ्राम है और एल्वियोलाई है। तो स्टमक, डायाफ्राम और एल्वियोलाई की बात करें तो यह पेल्विस से ऊपर होते हैं सभी, इसलिए यह आंसर नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर जब बात करते हैं सिग्मॉइड कोलन की, तो अभी बताया गया आपको कि सिग्मॉइड कोलन पेल्विक कैविटी में रहती है। अब पेल्विक कैविटी में और भी प्रमुख जो अंग है वो रहते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर रहता है, रेक्टम है, और जो प्रजनन तंत्र वाले अंग होते हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, या फीमेल में ओवरीज है, गर्भाशय है, यूट्रस है, वेजाइना है, पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, ये सभी क्या होती हैं? पेल्विक कैविटी में पाई जाती हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, सिग्मॉइड कोलन यहां पर पेल्विक कैविटी का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स इज प्रेजेंट इन, ट्रेड्स लिगामेंट निम्न में से किस भाग में पाया जाता है? गैस्ट्रो डुओडेनल जंक्शन, डुओडेनो जेजुनल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन एंड कोलोरेक्टल जंक्शन। लिगामेंटल ट्रेड्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो यह पाया जाता है ऑप्शन बी, डियोडेनो जेजुनल जंक्शन में पाया जाता है। अब यह क्या करता है कि जो डियोडेनम होता है और जेजुनम होता है, जैसे हम लोग जानते हैं इस प्रकार से यह स्टमक हो गया, ये छोटी आंत का भाग शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर स्टमक के नीचे ये जो सी आकार का स्ट्रक्चर दिखता है इसको हम लोग डियोडेनम बोलते हैं, उसके नीचे का भाग है इसको जेजुनम बोला जाता है। तो इनके डियोडेनम और जेजुनम के बीच की जो सीमा का जो सीमांकन होता है, जो बॉर्डर सेट करता है, उसको बोला जाता है लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स। इसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ डियोडेनम भी बोलते हैं, और यह एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है जो डियोडेनम के चौथे भाग को डायाफ्राम के राइट क्रस्ट से जोड़ता है। तो डियोडेनम और जेजुनम के जंक्शन पर स्थित होते हैं ये लिगामेंट, और ये कहां पर जुड़े होते हैं? आगे चल करके ये डायाफ्राम से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं इस जो लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स है इसका काम क्या है, क्या महत्वपूर्ण ऐसा काम है जिससे कि इसकी हमारे शरीर में महत्वता बनती है। तो पहला तो इसका जो महत्वपूर्ण काम है कि डियोडेनम को, ये जो डियोडेनम है इसको स्थिर रखता है, इसको स्टेबल रखकर जो पाचन तंत्र में गति हो रही है, पैरास्टालसिस मूवमेंट हम देखते हैं कि आंतों में गति होती रहती है, उसको ये गति बनाने में सुगम बनाता है। क्योंकि
जब यदि ये जकड़ी नहीं रहेंगी, इससे लिगामेंट से नहीं रहेंगी, तो ये क्या होगा, ये पार्ट ढीला हो जाएगा। ढीला हो जाएगा तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने में प्रॉब्लम होगी, वह अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगी। तो दूसरा यहाँ पर है कि जो अपर और लोअर जीआई ट्रैक्ट है उसको अलग करने का काम यह लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स करते हैं। अब इसका क्लिनिकल महत्व देखें, क्या क्या क्लिनिकल इसका महत्व होता है। तो इस लिगामेंट के आधार पर जो आंतों की रुकावट है, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आपने देखा होगा कि जब किसी का वो कराया जाता है, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, तो उसमें जब आंतों में रुकावट का पता लगाना हो या ब्लीडिंग का पता लगाना हो, तो इसके आधार पर हम लोग उसमें ऐसा पता चला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि जो ट्रेड्स लिगामेंट होते हैं हमारे डियोडेनम को स्थिर रखकर पाचन तंत्र में पेरिस्टालसिस को सुगम बनाने का काम करते हैं, और डियोडेनम और जेजुनम के बीच में जो एक सीमा होती है, सीमांकन होता है, उसको करने का काम ये करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अपेंडिक्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, अपेंडिक्स किससे निकलता है? फ्रॉम सीकम, फ्रॉम रेक्टम, फ्रॉम स्प्लीन या फ्रॉम स्टोमक। अपेंडिक्स हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में रहता है। अब इसका हमारे शरीर में ऐसा कोई काम नहीं है। पुराने समय में कई हजारों साल पहले यह मनुष्य में क्रियाशील थी, लेकिन अब मात्र अवशेषी अंग है। यदि यह शरीर से बाहर निकाल लिया जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि अपेंडिक्स निकलता किससे है। तो अपेंडिक्स निकलता है सीकम से, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस जिस प्रकार से यहाँ से ये स्टोमक शुरू हुआ, स्टोमक के बाद ये छोटी आंत है, और छोटी आंत ये जुड़ी होती है सीकम से बड़ी आंत के द्वारा। इस प्रकार से इसमें जुड़ी होती है, और यहाँ पर इस बड़ी आंत के नीचे इसी भाग पर होता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स एक कृमि जैसी संरचना होती है, एक बर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको हम लोग बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। तो सीकम, हमने देखा कि अपेंडिक्स कहां से निकली, सीकम से निकली। तो सीकम वह स्थान है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में मिलती हैं। इसका जो अपेंडिक्स होता है वर्मी फॉर अपेंडिक्स कहा जाता है, क्योंकि इसका वर्म लाइक प्रोजेक्शन होता है, मीन से कीड़े के समान यह दिखाई देती है, और लोअर राइट एब्डोमेन में यह स्थित होती है। तो इस प्रकार से यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द बॉडी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज इंक्लूडेड। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स निम्न में से किस संरचना का भाग है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर या स्टमक। तो अभी आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, जिसके यदि इसमें सूजन आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब क्रोनिक अपेंडिसाइटिस की समस्या हो तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप इसका सर्जरी कराइए, और यदि कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो, इसमें एक्यूट अपेंडिसाइटिस की समस्या हो, तो दवाओं से भी आराम मिल सकता है। लेकिन यदि क्रोनिक अपेंडिसाइटिस है, काफी लंबे समय से है, तो और आपके डायग्नोस हो चुका है, तो ऐसी बहुत ही कम संभावना है कि आपका दवा से ये ठीक हो पाए। इसके लिए आपको सर्जरी कराना ही पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो फिर से अभी बता दिया गया था आपको कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यह बड़ी आंत का हिस्सा होता है, यह सीकम से निकलता है, और सीकम वह स्थान है जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत का जंक्शन होता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेयर्स पैचेज आर प्रेजेंट इन, पेयर्स पैचेज कहां पाए जाते हैं? स्टोमक, जेजुनम, इलियम या कोलन। तो यहां पर अभी छोटी आंत के बारे में भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा बड़ी आंत के बारे में। पेयर्स पैचेज जो पाए जाते हैं यह छोटी आंत में पाए जाते हैं। अब छोटी आंत में भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि डियोडेनम हो गया, जेजुनम हो गया और
इलियम हो गया। तो यहां पर जो इलियम होता है यह छोटी आंत का यह अंतिम हिस्सा होता है और इसी हिस्से में यह पियर्स पैचेस पाए जाते हैं। अब पियर्स पैचेस करते क्या है, तो पियर्स पैचेस एक्चुअली में होता क्या है कि यह हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है और शरीर में रोगाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं। छोटी आंत के इलियम में पाए जाते हैं, इतना आपको अभी बता दिया गया है। अब आगे इसका यदि हम लोग बात करें, ये जो पियर्स पैचेज होते हैं बी और टी लिम्फोसाइट के बने होते हैं जो एंटीजन को पहचान कर एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं और आपके शरीर में जो खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैथोजेंस जा रहा है उसको ये मारने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो टाइफाइड के समय जो सैल्मोनेला टाइफी है इनको क्या करता है, इफेक्टेड कर देता है, जिससे आंतों में अल्सर हो जाते हैं, आंतों में छाले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पियर्स पैचेस का यदि बात करें तो पियर्स पैचेस में टाइफाइड फीवर में पियर्स पैचेज ही डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया इन्हें प्रभावित कर देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलियम, जो कि एक छोटी आंत का ही भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following sphincter does not prevent reflux of material? निम्न में से कौन सा स्फिंक्टर पदार्थ के रिफ्लक्स को नहीं रोकता है? तो पहले तो बात करें यह स्फिंक्टर होता क्या है। तो स्फिंक्टर का मतलब होता है एक ऐसी संरचना जो कि किसी भी पदार्थ का बैक फ्लो होने से रोकती है। तो जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना ईसोफेगस के द्वारा स्टोमक में गया, स्टोमक से छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, तो सब जगह क्या है, जंक्शन पर वाल्व लगे हुए हैं, स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं। यह स्फिंक्टर्स करते क्या है कि खाने का बैक फ्लो रोकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 देखते हैं, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर पहला ऑप्शन है। सेकंड है गैस्ट्रोडियोडेनल स्फिंक्टर, इलियोकोलोनिक स्फिंक्टर एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। देखिए इंटरनल एनल स्फिंक्टर यह तो एक अच्छे के लिए होता है क्योंकि यह रेक्टम में पाया जाता है, रेक्टम और एनस के बीच में पाया जाता है और मल को रोके रखने और निष्कासन को यह नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन इसमें रिफ्लक्स को नहीं रोकता है। रिफ्लक्स को इसलिए नहीं रोकता है क्योंकि इसमें कोई क्योंकि यह सबसे अंत में पाया जाता है, तो वापसी करने का काम यह नहीं करता है क्योंकि मल का वापसी करने का काम इसका नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, जो कि रिफ्लक्स को नहीं रोकता है क्योंकि यह अंत में होता है, सबसे लास्ट में होता है और कोई पदार्थ यह इसमें वापसी नहीं करता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।